कार्यक्रम देख रहे हमारे सभी दर्शकों को सुषमा का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, सेवानिवृत्ति के पश्चात लाइफस्टाइल, इस विषय पर आज फैमिली काउंसलिंग कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। हमारे एक्सपर्ट विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर जेसी आजवानी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। दर्शकों, अक्सर देखा गया है कि आफ्टर रिटायरमेंट हम बहुत सारी योजनाएं बना लेते हैं, बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरते हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। आज फैमिली काउंसलिंग कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर आजवानी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट को आप किस तरह से समझते हैं? एक्चुअली मैं इस शब्द को चाहता हूँ कि हमारे शब्दकोश से हट ही जाए जी, इसलिए कि निवृत्ति हमको इस जीवन में कहीं भी और आगे के जीवन में भी नहीं मिलती जी। ना हमारे हिंदू मैथोलॉजी गीता में भी देखें या मॉडर्न साइकोलॉजी में भी देखें तो निवृत्ति शब्द को हटा देना चाहिए। मतलब सेवा चलती रहनी चाहिए। सेवा का प्रारूप जो है वो वक्त के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहना चाहिए। हम बच्चे जैसा व्यवहार सेवानिवृत्ति के बाद नहीं कर सकते। हम जैसे यंग थे, अर्निंग मेंबर थे, तो हम रिटायरमेंट के बाद वैसा नहीं कर सकते। तो उस समय की अपेक्षा अलग है, उस समय के रोल्स अलग हैं। तो सेवानिवृत्ति को उस रूप से देखना चाहिए। जैसे मैं इंग्लिश का एक शब्द जो सेवानिवृत्ति के लिए वो रिटायर्ड है, तो मैं कहता हूँ रिटायर्ड नहीं हुए हैं, रिटायर्ड हो रहे हैं। मतलब हम जैसे टायर की रिटायरिंग करते हैं ना, वैसे हमको अपने जीवन के भी इस काल में आके रिटायरिंग करनी चाहिए और नए तरीके से नई जीवन शैली के साथ सीखना चाहिए। ये मेरे हिसाब से तो सेवानिवृत्ति का ये मतलब कहीं दुख नहीं है, सब अच्छा है। एक संतुष्टि का भाव है कि मैंने बहुत कुछ किया, अभी और कुछ करना बाकी है। अक्सर ये देखा जाता है कि हम रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी या रिटायरमेंट के पहले ही बहुत सारी योजनाएं बना लेते हैं। तो ये योजनाएं एग्जैक्टली कब बनानी चाहिए? देखिए, योजनाएं जो होती हैं एक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जी। और यदि हम डेवलपमेंटल लॉ को देखें, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, कोई भी डेवलपमेंट देखें, तो ये एक शाश्वत नियम है कि जो पहले वाली फेज़ होती है बाद की फेज़ के लिए नींव का काम करती है जी। वो प्रकृति ने नियम ही ऐसा बना दिया है और ऐसी स्थिति आती है जी। ठीक है। इसलिए क्रम से चलता है, बचपना, फिर युवा, फिर एडल्ट, फिर बुढ़ापा आता है। ऐसा कभी नहीं होता कि बचपन आ गया फिर बुढ़ापा पहले आ गया फिर जवानी बाद में आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रिडिक्टेड है ना जी। तो ऐसे हमारी ओल्ड एज या रिटायरमेंट एज भी जो है वेल प्रिडिक्टेड है, इसके बाद आएगी। तो जो हमने 60 साल तक जो सीखा, अनुभव प्राप्त किया, जो संचय किया, उसका उपयोग उस पीरियड में कर सकें, उसकी प्लानिंग करना जरूरी है। वो तब करना है जब हम मिडिल एज में हैं जी। हम ओल्ड एज में आके यहाँ रिटायर होने के बाद नहीं, रिटायर होने के पहले। अब कितना पहले ऐसा कोई एक नियम नहीं है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति अनुसार, अपने परिवार की संरचना के अनुसार, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति के हिसाब से, घर में बच्चों की संख्या, उनका जेंडर, इन सब के हिसाब से वह बैठ के प्लान कर सकता है कि मेरे को कितना पहले प्लान कर लेना चाहिए जी। पर हाँ, उद्देश्य ये रहना चाहिए कि मैं अपने रिटायरमेंट लाइफ को रिटायरमेंट बनाऊं जी, निवृत्त ना हो जाऊं जी। तो ये योजनाएं जिनकी आपने बात की, ये योजनाएं किस तरह की होनी चाहिए? एक फंडामेंटल रूल है आज की मॉडर्न पॉजिटिव साइकोलॉजी में, फंडामेंटल रूल है, वो हर एज फेज के लिए लागू होता है और वो ये है कि हमारी लाइफ पर्पसफुल होनी चाहिए। और पर्पस क्या है? खुश रहना। खुश रह, बिल्कुल सही कहा आपने, खुश रहना और मन की शांति जी। ये बाल्यकाल में भी लागू होता है, जब बच्चा माँ के घर में तभी उस पर लागू होता है जी। और आगे की हर स्टेज में लागू होता है, तो रिटायरमेंट के बाद की स्टेज में लागू होगा। तो कोई भी आप काम करें वह आपके जीवन में उद्देश्यता को ला सके, जिससे आपके खुशी और मन की शांति अपने आप दौड़े दौड़े आपके पास आ सके। सोद्देश्य बनाइए अपने इस जीवन को, रिटायरमेंट को। इसलिए मैं कहा ना, निवृत्ति शब्द को हटा दो, मैं सेवा में, पर सेवा का स्वरूप मेरा क्या होगा, बदल जाएगा जी। हम पैसे जैसे नहीं करेंगे जी, पर हमारे पास तीसरे लाखों डायमेंशन से, लाखों एरियाज हैं
जिस पर हम वर्क कर सकते हैं। लाखों पे एक साथ काम करने की जरूरत नहीं, एक को चुन लीजिए आपकी मनपसंद, उस पर काम करिए, बहुत है। आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुश रहने के लिए किया जा सकता है, तो आफ्टर रिटायरमेंट हम देखते हैं कि कई बार घर परिवार की जिम्मेदारियों से भी हम निवृत्त होना चाहते हैं, तो क्या ये सही है कि हम अपनी पूरी जिम्मेदारी घर परिवार की, बहुत सारे दायित्व हैं अपने, पूरी तरह से अपने बच्चों को दे दें? नहीं, एक्चुअली में जैसे मैंने कहा ना कि कहीं पर भी हमारी जिम्मेदारियों में कमी नहीं आती जी, और ना आनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका मानसिक स्वास्थ्य, जो रिटायर्ड व्यक्ति उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है जी, और उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा तो पूरे परिवार का भी मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा। तो जिम्मेदारियां तो निर्वहन करनी है जी। अब जैसे आप रिटायर हो गए तो अब अर्निंग की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होती है। फिनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैप्पीनेस। जी, तो फिनांस की व्यवस्था अपने बच्चों पर छोड़ देना चाहिए। यदि बच्चे नहीं हैं, जी, ऐसे भी कई उदाहरण हो सकते हैं कि घर में नीचे कोई नहीं है या 2 बच्चियां जो अपने ससुराल जा चुकी हैं, जी, जिसे हम अपेक्षा नहीं कर पा रहे नहीं हैं, कर पा रहे हैं। जबकि वो भी गलत है, परंतु ठीक है, मान लेता हूँ भारतीय संस्कृति के हिसाब से। जी। तो फिर हमको अपनी प्लानिंग, जो अर्निंग बनाए रखने का तरीका ढूंढ लेना चाहिए। उसको आप सेविंग के रूप में कर लीजिए जी, या फिर वर्क की प्लानिंग कर लीजिए कि मैं आगे चल के मेरा पैशन ये है, उस पैशन को मैं प्रोफेशन में बदल दूंगा। जी, ऐसे कई हाउस वाइज देखी मैंने जिन्होंने पति की रिटायरमेंट होने के बाद अपने पैशन को प्रोफेशन बदल लिया। पहले शौक से परिवार के सदस्यों के लिए केक पेस्ट्री बनाते थे, अब पूरे ऑफिशियली मतलब प्रोफेशनली वो कर रहे हैं। पहले घर से सर्व करते थे, अब अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए। जी, तो कहने का मतलब है कि अंत नहीं है और ना होना चाहिए। जी, अंत तो मौत के बाद भी नहीं होता, तो जीवन में कैसे अंत ले आएंगे हम लोग। जी। एक हाउसवाइफ की बात अभी आपने की, तो इससे जुड़ा एक प्रश्न करूंगी आपसे कि बहुत बार ये देखा गया है कि जो पुरुष वर्ग है, उससे पहले आपको कहें कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो आज भी हाउसवाइफ हैं और उनके हस्बैंड यदि रिटायर हो जाते हैं तो वो तो कहीं ना कहीं अपने आप को इंगेज कर लेते हैं, लेकिन जो महिला है वो घर की 4 दीवारी से कभी फ्री ही नहीं हो पाती, तो इसका निदान क्या है? देखिए, पहले तो बात तो ये है कि हम इस चीज़ को समझे कि जैसे जैसे आज हम देख रहे हैं, जी, यदि हम अपने इसके पहले की जनरेशन देखूं, मैं अपनी माँ की पिता की जनरेशन देखूं, तो अबाउट 90% वुमेन वो होम मेकर थी। जी, अब सिनेरियो चेंज हो गया है, कम से कम 50% वुमेन तो कम से कम वर्किंग फील्ड में हैं। तो अब 3 कैटेगरी बन जाती है, एक वर्किंग और एक होम मेकर और एक पुरुष जो कि वर्किंग है और रिटायर हो रहा है। जी, जैसे मैंने कई बार कहता हूँ कि, और ये सत्य भी है कि हमारे इंडियन सिस्टम में कम से कम जब शादी होती है तो पुरुष और स्त्री की माने पति पत्नी की उम्र में कुछ का अंतर रखते हैं कि लड़की छोटी होनी चाहिए, वाइफ छोटी होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब वो जो 50% वाइफ्स हैं जो वर्क करती हैं, तो निश्चित तौर पर अपने हस्बैंड से 5 साल बाद कम से कम रिटायर होंगी। जी, तो शील कंटिन्यू, परंतु वो हस्बैंड रिटायर हो जाएगा। तो फिर जो जिम्मेदारी एक्स्ट्रा जो पत्नी घर में निर्वहन करती थी वर्किंग के बावजूद भी, वो पुरुष संभाल ले, हस्बैंड संभाल ले, जी, तो बैलेंस हो जाएगा। अब जब वो आएगी वापस रिटायरमेंट का, तो एक अध्ययन है, कई अध्ययन है कि वाइफ्स जो हैं होम मेक, जो वर्किंग वाइफ भी हैं, वो प्रीफर करती हैं कि होम मेकिंग का काम शुरू करें, जी, होम मेकर के रूप में ही काम करें। तो ये प्रवृत्ति महिलाओं को चेंज करनी चाहिए। जी, ये जरूरी नहीं कि वो होम मेकर ही बनी रहें या होम मेकर के जॉब में शिफ्ट हो जाए, वो अपना दूसरा तरीका अपना सकते हैं। जो उन्होंने अपने वर्किंग पीरियड में जो भी एक्सपीरियंस गेन किया, आज इतने सारे ऑप्शंस, एज बार है ही नहीं, आप अपनी कैपेबिलिटी का उपयोग कर सकते हैं तो करें, और नहीं करना चाहते हैं तो होम मेकर के रूप में जो ज्यादा वैल्यूड टास्क है उसको करें, वो तो कर ही रहे हैं, करना ही है जी, पर उसको विलिंगली करें जी, उसके लिए रोष नहीं। और फिर जो प्योर होम मेकर रही हैं, ताउम्र रही हैं, तो ये ना माने कि वो होम मेकर है तो उसका काम इनवैल्यूड है। यदि वो स्त्री खुद ही अपने काम को वैल्यू नहीं देगी तो पुरुष क्यों देगा फिर? बिल्कुल सही। इसलिए हर समय जता के बोलना चाहिए और हम अपनी सब बच्चों को सिखाएं कि घर का काम बाहर के काम से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम पैसे कमा के ले आएंगे, पर पैसे का प्रबंधन यदि पत्नी नहीं करेगी तो फिर वो घर नहीं चल सकता जी। तो इसलिए होम मेकर को ये नहीं सोचना चाहिए। फिर पुरुष को भी अब इस बात की एम्पैथी होनी चाहिए कि यदि मेरी वाइफ माने
पूर्णतः होम मेकर है, तो उसके साथ में जब मैं रिटायर हो जा रहा हूँ तो मेरी काम की व्यवस्था कारण मैं समय नहीं दे पा रहा था, तो उसको अब मैं पूरा समय दूँ, उसको घुमाऊँ फिराऊँ, उसको बाहर ले जाऊँ, जब भी मैं बाहर जाऊँ तो उसके साथ जाऊँ, तो जिससे क्या होगा कि उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा जी। इंपॉर्टेंट फिर वही बात है कि पत्नी भी खुश, पति भी खुश, बच्चे भी खुश, पूरा परिवार खुश रहे। एक प्रश्न और आपसे करेंगे। अक्सर ये देखा गया है आज की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें सब व्यस्त हैं और समय ना मिलने की शिकायत सभी को रहती है, और आफ्टर रिटायरमेंट बुज़ुर्गों के अंदर एक अकेलापन घर कर ही जाता है कहीं ना कहीं। उनको ये लगता है कि हमारे बच्चे अब हमारे साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं, तो इस समस्या का निदान कैसे निकाला जाए? देखिए, होम मेकर जो हैं वुमेन जी। उनके लिए ये पीरियड एम्प्टी नेस्ट फिनोमेना माना जाता है। एम्प्टी नेस्ट फिनोमेना मतलब उनका घोंसला खाली हो गया। अच्छा। घोंसला खाली हो गया मतलब उसने घोंसले में बेटे बेटी के रूप में जी। उनको पाला। अब बेटे बेटी सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, शादी कर ली, अपने अपनी लाइफ हो गई, तो उसको लगता है मेरा घोंसला खाली हो गया, एंड दैट इज ए बिग कॉज ऑफ डिप्रेशन अमंग ओल्ड एज होम मेकर्स। पुरुष के साथ ऐसा कम है क्योंकि उसकी एक्सटर्नल लाइफ अभी भी चलती रहती है। जी। ठीक है ना? तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से वो जो समय मिल रहा है, जो आज जैसे अभी मैंने कहा कि अब अधिकांश लोग जो वुमेन है वो भी वर्किंग ही हो गई हैं लगभग, तो यहाँ होम मेकर के रूप में व्यस्त हैं, तो दोनों ही स्थिति में हमको ये लगता है कि व्यस्त है। जी। ऐसे समय पे यदि हस्बैंड थका मांदा आ रहा है और यदि एक कप चाय भी मांग रहा है, तो कई बार चिड़चिड़ाहट में, मैं क्या दिन भर घर में खाली बैठी थी क्या? जी। मैं भी तो थकती हूँ ना। यदि 5 मिनट में नहीं मिलती है, हस्बैंड नाराज हो जाता है, तो ये डायलॉग अवश्य आ जाता है। जी। इससे बचना चाहिए। जी। हमको हर एक को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और मेरा एक मत है, पर्सनल मत है, जो मैंने अपने क्लिनिक के ऑब्जर्वेशन में सीखा है कि हम लोग समय के पीछे भागते हैं। जी। समय के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके साथ चलता ही रहेगा। जी। ठीक है? बिल्कुल। जब तक समय के पीछे भागोगे तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। बिल्कुल। समय को साथ में ले लो, और समय में साथ लोगे तो एक बहुत अच्छा तरीका है। दलाई लामा ने भी इस बात को बहुत अच्छे से एम्फेसाइज किया है कि यदि हम जिन कामों को हम करते हैं और ये महसूस करते हैं, ये काम मैं दूसरों के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, अपने पति की सेवा करती हूँ, या घर का काम करती हूँ, बुजुर्ग सास ससुर की भी सेवा करनी पड़ती है, उधर यदि नौकरी करते हो तो उधर उनका काम करना पड़ता है, इधर इधर मेरे लिए कहाँ समय बचा है। और ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। मैंने खाली फीमेल्स में नहीं, मेल्स में भी आता है कि दिन भर खटता हूँ, यहाँ पे भी आता हूँ तो बोलते हैं यहाँ घुमाने ले चलो, ये चीज़ ले आओ, वो चीज़ ले आओ, तो मेरे पास अपना समय तो नहीं है। जी। तो मेरा ये कहना है, और दलाई लामा जी ने ऑलरेडी जो हैं, मैं बहुत श्रद्धा से नमन कर उनका बोलूँगा कि श्री दलाई लामा जी ने इस बात को एम्फेसिस दी है कि दूसरों के लिए जो हम सोच रहे हैं उसको हम अपने लिए सोचें। मेरे बच्चों को पढ़ाना मेरा काम है, मेरे पति की सेवा करना मेरा काम है, मेरी पत्नी की सेवा करना मेरा काम है, मेरे बुजुर्ग जो सास ससुर है उनकी सेवा मेरा काम है। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता की भी तो सेवा कोई बहू कर रही होगी ना। बिल्कुल। बिल्कुल। तभी तो मैं निश्चिंत बैठी हूँ यहाँ पे अपने परिवार के साथ। जी। तो यदि हम इसको मेरा काम सोच लेंगे तो फिर 24 घंटे में मैं सो रही तो अपने लिए सो रही हूँ, काम कर रही तो अपने लिए कर रही हूँ, तो फिर कहीं नहीं बचता। फिर इसके ऊपर कुछ ऐसी हैबिट्स को इनकलकेट करना चाहिए परिवार में, जहाँ पे कि जॉइंट वर्क की बात हो, मिलजुल कर काम करें। वो शुरू से हैबिट बननी चाहिए कि भाई, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं जो करता हूँ, शादी के कुछ साल बाद, 2-3 साल बाद ही मैंने शुरू किया था कि मैं तो मास्टर आदमी हूँ। डॉक्टर राजवानी, इस विषय पे हम आगे भी चर्चा करेंगे। हमारा इस वक्त कार्यक्रम में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है। समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना,
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है फैमिली काउंसलिंग। और दर्शकों, आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं बुजुर्गों की लाइफस्टाइल के बारे में सेवानिवृत्ति के बाद। डॉक्टर राजवानी, हम बात कर रहे थे कि समय न मिलने की शिकायत को किस तरह से दूर किया जाए। ब्रेक के पहले आप बता रहे थे कुछ एक किस्सा। किस्सा मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करवाना चाहूँगी। जैसे मैंने कहा कि इम्पॉर्टेंट ये है कि बिल्कुल मानता हूँ कि व्यस्तता तो बनी रहती है। आज नहीं, पुरातन काल से व्यक्ति व्यस्त रहा है, परंतु आज कहीं ज़्यादा है क्योंकि हम दूसरों के समय के साथ बंधे रहते हैं। इसलिए हमारी जो समय की शॉर्टेज की शिकायत है वो जेन्युइन है, परंतु वह फैमिली काउंसलिंग के हिसाब से या फैमिली की खुशी के हिसाब से बेमानी है जी। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करते रहनी चाहिए परिवार में, जो शुरू से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। वो ये है कि हम सब, चाहे छोटा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो, सबको होम मेकर बन जाना चाहिए शुरू से जी। जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि मैंने और वाइफ ने एक अंडरस्टैंडिंग बनाई थी शादी के कुछ साल बाद कि जब मुझे समझ में आया कि दाम्पत्य जीवन क्या होना चाहिए, तो मैंने एक काम किया कि मैं चूँकि प्रोफेसर रहा हूँ और 2 साल पहले रिटायर हुआ हूँ, तो मैं सवेरे जल्दी उठ जाता हूँ, 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ और पढ़ाई करता हूँ क्योंकि क्लास की तैयारी करने के लिए पढ़ना भी जरूरी है जी। और वो दिन भर काम करती है घर का, क्योंकि होम मेकर है वो, तो थक जाती है। तो मैं उसको सोने के लिए छोड़ देता हूँ। मैं अपना उठता हूँ, पढ़ता हूँ। जब उसके उठने का टाइम होता है तो मैं चाय बना लेता हूँ और चाय अपनी पीता हूँ। और जैसे ही वो ब्रश करती दिखती है, मैं ब्रश कर लिए तो मैं चाय का कप लाके उसके टेबल पर रख देता हूँ। शुरू से अब तक ये आदत बना के रखी। और ये विश्वास नहीं करो कि बहुत सस्ती डील थी मेरे लिए। वो पूरे दिन भर मेरे को खुश रखती थी एक कप चाय की वजह। और आज भी इसको है कि चाय मैं बना के दिलाऊं। अब यदि कुक भी है तो ये चाय बनाती है तो वो चाहती है कि सर्व मैं करूं उसको। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि वाइफ चाय लेने के लिए मेरे पर डिपेंड है। अब तो सारे बच्चे मेरे पर डिपेंडेंट हैं। यदि मैं लेट भी हो जाता हूँ शाम के 6 बजे, कहीं लेक्चर है कहीं कुछ है, तो 6 बजे तक इंतजार करते रहेंगे कि जैसे ही मैं पहुँचूंगा तो बच्चे बोलेंगे पापा चाय बना दो ना, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आई लव इट एंड दे आल्सो लव इट। ऐसा नहीं कि कोई चाय नहीं बना सकता जी। चाय से हम खुद थोड़ी उबलते हैं, परंतु वो जो लविंग डिपेंडेंसी है, दिस इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, फैमिली लाइफ। तो ऐसे छोटे छोटे क्षणों को उड़ना चाहिए। मुश्किल ये होती है, हम सब इंसानों से एक बहुत बड़ी गलती होती है कि हम बड़ी खुशी के इंतजार में छोटी छोटी खुशियों को देख ही नहीं पाते हैं, और वो बड़ी खुशी कभी जिंदगी में आती ही नहीं है क्योंकि संतुष्टि होती ही नहीं, इससे बड़ी खुशी कभी मिलती नहीं। इससे छोटी छोटी खुशी, एक एक पल की, 2-2 पल की खुशी को बटोरते चले जाइए, आपको लगेगा कि यू आर इन द बंच ऑफ द फ्लावर्स ओनली जी। डॉक्टर राजवानी, आपने बात की, हमने चर्चा की जिसपे रिटायरमेंट के बाद हमको क्या करना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद क्या नहीं करना चाहिए। मैं चाहूंगी आप दर्शकों को इस बारे में भी बताएं। नहीं, बिल्कुल सही क्वेश्चन है जी। यदि मैं पहले बताऊं, इसके पहले बताने के लिए कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो बेसिक रूल मैंने बताया था कि हर फेज का एक उद्देश्य होता है कि हमारा जीवन खुशमय हो, प्यार भरा हो, मन की शांति से पूर्ण हो। ये हर फेज के लिए एक आवश्यक शर्त है विकास की, ये प्रकृति ने निश्चित की है। तो इस फेज में भी ऐसा ही होता है और रिटायरमेंट के बाद भी हमारी वो स्थिति बनी रहती है। तो हमें वही सब चीज़ करनी चाहिए जिससे कि हमारा मन अशांत ना हो जी, हम दुखी ना हो, हम असंतुष्ट ना फेस करें, और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए इसको हम समझ लें तो नहीं करना चाहिए अपने आप हो जाएगा जी। तो सबसे पहले ये होता है कि एक्सेप्टेंस कि मैं रिटायर हो गया, जो भी अब लेमन टर्म में बोल रहा हूँ, मैं तो नहीं मानता उसको, मैं रिटायर हो गया जी, ठीक है जी। तो मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाना चाहिए। कई साल पहले एक वीडियो में टीवी में एक ऐड आता था और उसमें दिखाया था कि एक हस्बैंड, यंग हस्बैंड है, अपने बच्चे को ऐसे गोदी में रखा हुआ है और उसकी वाइफ उसके बड़ी प्यार से दृष्टि देख रही है कि ये कितने बगल गए, और बैकग्राउंड में था कि पहले गुंडा टाइप का था। अच्छा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि वो व्यक्ति, वो हस्बैंड या वो लड़की यदि शादी के बाद चेंज नहीं हुई तो फिर वो शादी क्या हुई जी। शादी के बाद वो वाइफ हो गई, शादी के बाद वो हस्बैंड हो गया, तो रोल तो बदलना चाहिए ना। बिल्कुल। पिता से फिर मैं आज ग्रैंड पेरेंट हूं तो मेरा रोल तो चेंज हो गया ना।
तो मैं उस रोल को एक्सेप्ट करूं। मैं रिटायर हो गया हूं, मैं उस रोल को एक्सेप्ट करूं कि मुझे रिटायर्ड रोल प्ले करना है, पर उसको अच्छे तरीके से प्ले करने का ढेर सारे तरीके हैं। वो एक्सेप्टेंस आना चाहिए जी और एक्सेप्टेंस आने के लिए एक जो बाधा बनती होती है हमारा ईगो, जी जो इतने 60 साल से पाल के रखे हमने जी कि मैं ही करता धरता हूं। तो वो करता धरता का जो वो क्राउन होता है ना, वो हमें अपने बच्चों को पहना देना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। जी ये अब तुम घर संभालो, उसको एक्सपीरियंस दो, अपना गाइडेंस दो, पॉजिटिव इमोशनल सोशल सपोर्ट दो उसको, ताकि वो जीवन में आने वाले, इस पीरियड में आने वाली, जिस पीरियड्स को आप क्रॉस किए, उनके अनुभवों का आपका लाभ उनको आप दे सकें। पर यदि आप स्पेस ही नहीं देंगे, जैसे मैं कहता हूँ अक्सर, बरगद के नीचे पेड़ नहीं उगते, जी तो आप बरगद मत बनिए ना, एक पैरेलल पेड़ विकसित करिए ना, उनको स्पेस दीजिए। फॉरेस्टेशन में जब होता है तो प्लांट लगाते हैं तो एक एक गैप करके बनाते हैं, ताकि एक पेड़ दूसरे पेड़ को डिस्टर्ब ना करे डेवलपमेंट को। जी तो वो को डेवलप तो होना ही है। जी अच्छे होंगे कैसे होंगे? बरगद की छत्र छाया के साथ नहीं, नहीं बिल्कुल बाजू वाले पेड़ की सहायता से। जी तो वो चीज सीखनी हमको, हमें वो रोल, एक रूलर की जगह पर एक कोऑर्डिनेटर का रोल अपनाना चाहिए। तब हम पूरे परिवार के बड़े सदस्यों, बच्चों और जो यंग ग्रुप हैं, जितने भी फैमिली में मेंबर्स हैं, उनको कोऑर्डिनेट करें। वो हमारा अनुभव काम आएगा और हम सब मिलकर उसको हम बेहतर बना सकते जी। हैं। तो ईगो हटाइए, अथॉरिटी माने रूलर की जगह पर कोऑर्डिनेटर हो जाइए, जी स्पिरिचुअलिटी का करिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अपनाइए। ये खाली ओल्ड एज की बात नहीं है, हर एज में हमें ऐसा देखना चाहिए कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ये मैं पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा हूँ, धार्मिकता की बात नहीं कर रहा जी। हूँ, अध्यात्म की बात कर रहा हूँ। स्पिरिचुअली मतलब अध्यात्म, जी वो कुछ भी हो सकता है, संगीत सुनना, जी ऐसे मोटिवेशनल स्पीच देना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, सोशल सर्विस करना, किसी टेंपल में, गिरजा में या मस्जिद में जाके अपनी सोशल सर्विस, गुरुद्वारे में सर्विस देना, या किसी ऐसे कई आजकल सोशल क्लब्स हैं, एनजीओ हैं, वहाँ पर हम अपनी कैपेसिटी से जो भी फिजिकल, यदि फाइनेंशियल नहीं कर सकते तो हम सोशली जाके एक्टिव हो सकते हैं, या उनके थॉट्स को हम फैलाने के लिए सहयोग कर सकते हैं। तो ऐसे कई टास्क इनॉर्मस हैं। जी आप अपने आप को पहचानिए। मैं कहता हूँ हर व्यक्ति, रिटायर्ड व्यक्ति अपने आप को पहचाने कि उसके अंदर क्या है जिसको अभी तक उसने नहीं जिया है और जिसके कारण उसके जीवन में एक अधूरापन है, उसको जीने का टाइम है। वो जी उसको वर्क रूप में परिवर्तित करने का टाइम है, उसको प्रतिरूप लाए और रिप्रेजेंटेटिव बने अपना खुद का। वो जी यदि वो अपने खुद का रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा तो फिर सारी चीज़ें वो करेगा। सोशल ग्रुप में जाएं, ठीक है, फैमिली मेंबर के साथ इंटरेक्शन करें, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ इंटरेक्ट करें, पॉजिटिवली इंटरेक्ट करें। उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि उनकी बहू और उनके बेटे को सहयोग मिल सके। जी। यदि पढ़ाने का काम है तो हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को पढ़ा सकते हैं। जी एक माने पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए घर में हम सक्रिय रहें, हम घर में बर्डन न बने, हम घर की जिम्मेदारियों को ग्रहण कर लें। तो फिर ये सब चीज़ करेंगे तो फिर न करने वाली बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि जो नहीं करना चाहिए। डॉक्टर आजवानी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी कि हर व्यक्ति विशेष की हम यदि बात करें तो हर व्यक्ति की अपनी एक धारणा होती है और हर व्यक्ति की अपेक्षाएं भी होती हैं, अपने से भी और अपने अपनों से भी। ट्रूली ठीक? बिल्कुल तो सही। आफ्टर रिटायरमेंट मेरा काम करने का तरीका अलग हो सकता है और मेरे परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके काम करने का तरीका अलग हो सकता है। बिल्कुल सही। और कई बार हम उनकी अपेक्षाओं पर या वो हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते। ऐसे में परिवार में कलेश के बहुत सारे कारण भी बनते हैं। इनको कैसे दूर किया जाए? एक्चुअली में साइकोलॉजी की एक डेफिनेशन है जो आज सर्वमान्य है। दैट इज साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जी अर्थात मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन है। तो व्यक्तिगत अध्ययन का भिन्नता, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि नोबडी कैन बी सिमिलर टू मी। ओके जैसे हमारी ये पाम प्रिंट्स हैं, सेम नहीं हो सकती, ऐसे कोई भी व्यक्ति विश्व में दो व्यक्ति मैच नहीं हो सकते पर्सनालिटी वाइज। और ये बचपन से हम सीखते हैं स्कूल में, या जब हम छोटे होते हैं तो हम बड़ों के हिसाब से चलना सीखते हैं। स्कूल जाते हैं तो टीचर के हिसाब से, दूसरे बच्चों के साथ एडजस्ट करना सीखते हैं। जब शादी करते हैं तो वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ एडजस्ट करना सीखते हैं। सेम तो नहीं होते वो लोग, जी पूरा संस्कार ही अलग अलग होता है, संस्कृति अलग होती है। बिल्कुल। जॉब में जाते हैं तो हमको बॉस के या दूसरे सबॉर्डिनेट के साथ, दूसरे कोवर्कर के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। जी। तो ये तो एडजस्टमेंट ही लाइफ है।
यदि हम उस एडजस्टमेंट को, खाली तकलीफ ये होती है, जैसे अभी आपने कहा ना, क्लेश तब होगा जब हम एडजस्टमेंट को बर्डन मान लेंगे अपना। जी। मान के चलो मेरे सास ससुर मेरे हिसाब से नहीं हो सकते, उनकी अपेक्षाएं अलग होंगी, मेरी अपेक्षाएं, वैसे सास ससुर ये अपेक्षा कर ले, समझ लें कि मेरी बहू की अपेक्षाएं अलग होंगी, जी। मेरे बेटी की अपेक्षाएं अलग होंगी, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन की अपेक्षाएं अलग होंगी, तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा आंसर किया आपने डॉक्टर अजवानी। चलते चलते हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि हैप्पीली टाइम पास कैसे किया जाए। देखिए, अभी मैं रोज एक थॉट लिखता हूँ, और अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक थॉट लिखा था, और उसमें ये लिखा था कि खुशी की कोई वजह मत ढूंढिए, वजह ढूंढेंगे तो सारी ज़िंदगी आप इंतज़ार करते रहेंगे, वजह को ढूंढते रह जाएंगे। खुशी बेवजह पा लीजिए, हंसिए, खुश रहिए बेवजह के लिए। ऐसे मैंने उठाया और ये पानी में पिया, कितना अच्छा लगा। ऐसा खुशी पाने की कोशिश की जाए बेवजह, मतलब मुस्कुराने के लिए कोई तकलीफ है क्या? नहीं, बिल्कुल जैसे हम मुस्कुराएंगे तो खुशी तो आनी है ना जी। पर हम ऐसे बैठे हुए हैं और अपने नकारेपन पे सोच रहे हैं या दूसरों की कमी को देख रहे हैं, तो फिर हम क्या करें, अपने मुंह का स्वाद तो सबसे पहले खराब कर रहे हैं। उसको फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, पता नहीं। तो खुश रहने के लिए आपको प्रभु ने अंदर ही ऐसा इनफाइनाइट सोर्स दिया है हैप्पीनेस का, कि उसको खाली इग्नाइट करना है। जैसे माचिस में आग निकालने की क्षमता है, तीली में भी है, परंतु जब तक हम रगड़ेंगे नहीं तब तक नहीं निकलेगी, वो इग्निशन नहीं आएगा जी। ठीक है ना? तो वो इग्निशन हमारे को लाना है हमारे थॉट से। बाकी भंडार तो अंदर ही अंदर भरा पड़ा है, आप उपयोग करते जाइए, वो भंडार बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, बेवजह खुश रहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अजवानी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चलते चलते हम आपसे यही कहेंगे, जो इस कार्यक्रम का सार निकल के आया, कि स्वांतः सुखाय पर काम कीजिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इसी वक्तव्य के साथ कीजिए अगले कार्यक्रम की थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।